हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आईपीसीएस बाय योगेंद्र सर। मैं हूं योगेंद्र और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन बी ऑफ क्लास 12 आईपी सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी क्या कहता है? सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू 49। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 क्वेश्चन कहता है What will be the output of given code? हमें एक कोड दिया गया है और हमें क्या बताना है, इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे पहले तो कॉपी। क्या करने वाले हैं? हम इसको कॉपी करने वाले हैं। ये मैंने किया कंट्रोल सी। और अब कॉपी क्यों किया है? क्योंकि हमें सिंपली ये आंसर इसका 3 है ऐसा नहीं करना है, हमें इसको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना है कि आखिर इसका आंसर 3 क्यों आया है, और साथ में हम देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हमारे एनाकोंडा के अंदर और यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक ऑन करते हैं हमारा, और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, अब पहले तो अपन जो आंसर है अपन उसको एज इट इज चला देते हैं, तो हमें मिल जाता है आंसर 3। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये 3 क्यों आया है। ठीक है, अपन इसको बैक कर देते हैं ताकि और थोड़ी क्लियरिटी आ जाए, हमारे कोड को समझने में आसानी होगी। क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट पांडास एसपीडी, यानी कि हमने जो पांडास लाइब्रेरी उसको इंपोर्ट किया है। एसपीडी यानी कि एक एलियास लिया है पीडी नाम का। अब सेकंड लाइन में हमने क्या लिखा है? पीडी डॉट सीरीज, यानी कि हमने क्या किया है, उसी एलियास का यूज करते हुए हमने क्या किया है, हमने किसको कॉल किया है? सीरीज फंक्शन को। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया? पैरामीटर पास किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पैरामीटर में एक लिस्ट ऑफ वैल्यू पास की, यानी कि वैल्यूज को लिस्ट के रूप में पास किया है। ठीक है, ये हो गई हमारी बात समझ में। हम इस तरीके से क्या बनाते हैं? सीरीज बनाते हैं, या हमें सीरीज बनाते आता है। जिसको नहीं आता है वो वीडियो में जा सकता है, मेरी पूरी वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वहां हमने सीखा है किस तरीके से सीरीज बनता है, डेटा फ्रेम बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर, जिसमें हम देते हैं वैल्यूज कि हमें किस लिस्ट से सीरीज बनानी है। ठीक है, तो हमने इसमें लिस्ट पास कर दी है और हम उससे क्या बना रहे हैं? सीरीज। अब सेकंड पैरामीटर जो कि ऑप्शनल रहता है, हमने उसमें क्या दिया है? इंडेक्स इक्वल टू, कि जो वैल्यूज हैं उनके इंडेक्स क्या होंगे। तो हमने क्या इंडेक्स दिए हैं? 0th इंडेक्स को अक्रम लिखा है, दूसरे इंडेक्स को हमने ब्रजेश बोला है, तीसरे को सारू, चौथे को दीपिका और पांचवे को ईरा। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट में हमने क्या लिखा है? एस, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या पास किया है? चारू। अब यहाँ पे ये चारू क्या है? चारू क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास इंडेक्स, जो कि कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? 0 1 2। ठीक है, इंडेक्स कहाँ से चालू होते हैं? 0, फिर 1 ब्रजेश और ये 2। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होगी, मतलब कि जो हमारे पास दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू होगी, वो हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि 1 2 और 3 को अपन काउंट करें तो 0 पे क्या है? 1, 1 पे क्या है? 2, और हमारा 2 पे क्या है? 3। ठीक है, तो इस हिसाब से 0 1 2, तो हमारा 2 इंडेक्स पे है हमारा 3, तो इसका हमारा आउटपुट आया क्या है? 3। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं अपन। अब इसके यहाँ पे चारू को हटा देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आखिर हमारा सीरीज बन कैसा रहा। तो अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो अक्रम है उस पे कौन सी वैल्यू? अक्रम नाम के इंडेक्स पे 1 है, ब्रजेश पे 2 है और चारू पे 3 है। इसलिए जब हमने चारू इंडेक्स दिया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था? 3, और जो कि हमारा आंसर है हमारे एमसीक्यू का, जो हमारा आया हुआ है 3। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आया है 3। और जिसको नहीं मालूम है कि हम इंडेक्स अलग से नहीं दे सकते, उनके लिए मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा सा, कि अपन चाहें तो ये इंडेक्स नहीं देंगे। तो अब हमारे पास इंडेक्स कैसे आते हैं? हमारे पास इंडेक्स आते हैं एज अ इंटीजर। ठीक है, यदि अपन इसको रन करेंगे तो हमारे इंडेक्स कैसे आ रहे हैं? 0 1 2 3 4। और यहाँ पे अब अपन यदि प्रिंट करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे यदि अपन यहाँ पे लिखते हैं 2, तो अब 2 पे कौन सी वैल्यू है? 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडेक्स यदि हम खुद से नहीं दे रहे हैं, तो अब हमने यदि यहाँ पे 2 को प्रिंट किया है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 1 2, यानी कि
हमारे इंडेक्स कहाँ से चालू होते हैं, 0 से। तो ये देखो यहाँ पे 1 कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे, हमेशा 0 से ही चालू होगा। ठीक है, चाहे आप सीरीज ले लो चाहे डेटा फ्रेम ले लो, कभी भी गिनती कहाँ से चालू होगी, 0 से। तो 0 पे क्या है 1, 1 पे क्या है 2 और 2 पे क्या है 3। तो हमने किसको क्या किया है, प्रिंट किया है, हमने सेकेंड इंडेक्स को प्रिंट किया। हम इसमें क्या देते हैं, इंडेक्स, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का था इसलिए हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिया है। ठीक है, और इंडेक्स जब हम खुद से देते हैं तो हम कैसे देते हैं उसको, पैरामीटर में, पैरामीटर कह रहा हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि जो हमने इंडेक्स दिए थे वो किस टाइप के थे, हमारे स्ट्रिंग टाइप के थे। ठीक है, तो हमने जब इस तरीके से लिखा था, जो कि अकरम था, ब्रजेश था और चारू था, तो हमने जो एक्सप्लिसिट जो खुद से इंडेक्स दिए थे, हमने ये इंडेक्स पैरामीटर का एट्रीब्यूट का यूज किया था और चारू लिखा, तो हमें कौन सी वैल्यू मिली, 3 मिल गई। ठीक है, हम इसको रन करते हैं तो हमको मिलता है 3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब 27 क्या कहता है, एज्यूमिंग द गिवन सीरीज नेम्ड स्टूड। ठीक है, एक सीरीज है उसका नाम क्या है, स्टूड है, यानी कि स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म हमने लिख रखा है। विच कमांड विल यूज टू प्रिंट 5 एज द आउटपुट। यदि हमको 5 चाहिए आउटपुट तो हम कौन सी कमांड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस देखो, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा कैसा दिख रहा है, अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है। तो अपन सेम एग्जांपल ले रहे हैं और उसके बेसिस पे मैं आपको ये वैल्यूज एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सेम ऐसा ही कुछ है। अपन आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपन जब अपन एस को प्रिंट कर रहे थे तो जो वैल्यूज आ रही थी वो कैसी आ रही हैं, इसको यदि मैं रन करता हूँ तो ये देखो, ये ना क्या है हमारे पास, अकरम 1, ब्रजेश 2, चारू 3, दीपिका 4 और ईरा 5। ठीक है, सेम हमारे पास ये क्वेश्चन भी है, अमित 90, रमेश 100, महेश 50, जॉन 67, मतलब ये इनके नंबर आए। ठीक है, और अपन इसको मॉडिफाई कर ही देते हैं हल्का सा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अपन ये सीरीज का नाम इसको कर देते हैं STUD स्टूड, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, STUD स्टूड। और ये सब सारी चीजें वही है, बस अपन इनके नंबर दे देते हैं कुछ कुछ अपने मन से। इसको दे देते हैं 100, इसको दे देते हैं 52, इसको दे देते हैं 36, इसको दे देते हैं 43 और इसको दे देते हैं 56। तो अब ये हो गया हमारा, TUD को प्रिंट करना पड़ेगा और ये किया रन। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना बन गया 3 सेकंड में। अब देखो, अब अपने को क्या करने को बोला है कि आपको बताना है कि जो वो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से 5 कब आएगा। ठीक है, तो यदि अपन स्टूड डॉट इंडेक्स लिखते हैं यहाँ पे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, तो वो क्या करेगा, ये किया। ठीक है, स्टूड डॉट इंडेक्स। तो अब हमें मालूम है कि जब हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंडेक्स को प्रिंट करते तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इंडेक्स, यानी कि जो भी इंडेक्स है वो सारे एज आउटपुट आ जाते हैं। तो क्या ये हमारा आंसर 5 आ रहा है, नहीं। लेकिन ये बात अपने को ध्यान रखना है कि जब अपन स्टूड डॉट इंडेक्स लिखते हैं तो क्या होता है, हमको क्या मिलता है आउटपुट, इंडेक्स मिलता है। क्या मिलता है आउटपुट, इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारे सारे इंडेक्स आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारे PDF में है, स्टूड डॉट लेंथ। यदि हम लेंथ लिखते हैं, ठीक है, यदि अपन क्या करते हैं, लेंथ लिखते हैं, तो स्टूड डॉट, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ, LENGTH, तो क्या होता है, इस टाइप का कुछ भी नहीं होता। ये हमको क्या देता है, एक एरर देता है। ठीक है, तो स्टूड डॉट लेंथ लिखेंगे तो हमको एरर आएगी, तो ये ऑप्शन बी भी गलत है। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यूज और उसके बाद है साइज। अब हमें याद रहना चाहिए, हमें मालूम है। ठीक है, जिसको नहीं मालूम वो देख लें, जिसको आता है, जिसने वीडियोस देखी उन्हें तो पता ही होगा। स्टूड डॉट हम क्या लिखने वाले हैं, वैल्यू। जैसा इंडेक्स लिखते थे तो इंडेक्स आ जाता था आउटपुट, इसी तरह यदि हम वैल्यूज लिखते हैं तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज एज आउटपुट आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आउटपुट। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आपको ये दे देगा वैल्यूज और आपको बताना रहेगा कि वैल्यूज किस ऑप्शन से मिलेगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टूड डॉट वैल्यूज। अब आ जाते हैं हमारे आंसर की तरफ, जो कि है हमारा 5। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, साइज, साइज। अब हम साइज करके इसको रन करेंगे तो अब हमें मिलता है इसका साइज, यानी कि इसमें कितनी वैल्यूज हैं। तो इसमें कितनी वैल्यूज हैं, हमें अलग ही दिख रहा है कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जितनी वैल्यूज रहेंगी उतने ही उसका साइज आएगा और उतने ही उसमें इंडेक्स भी होंगे। ठीक है, यदि हम स्टूड को अपन प्रिंट कराएं
तो इसका साइज कितना है अपने पास, देखो कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है। और बाकी पैरामीटर्स भी याद रखें कि इंडेक्स से क्या होता है, लेंथ से क्या होता है, वैल्यू से क्या होता है, साइज से क्या होता है और शेप से क्या होता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे स्टूड डॉट क्या लिख दूंगा, डॉट शेप, SHAPE। ठीक है, एक पैरामीटर और समझा देता हूँ, शेप, तो ये क्या हो गया 5,0, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 5 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 0 हैं। ठीक है, यानी कि एक ही कॉलम है। ठीक है, 5, इस तरीके से इसका शेप हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सीरीज में क्या होता है हमारे पास एक ही रो रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है 5 रोज हैं लेकिन कॉलम दिख रहा है क्या, कॉलम नहीं होता, सीरीज में कॉलम नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कॉलम वाली जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है 5, स्पेस या ब्लैंक। ठीक है, लेकिन यही डेटा फ्रेम होता तो वह कॉलम के नाम भी बताता कि 5, ये है 5,2, 5,3, यानी कि कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो शेप क्या बताता है हमको, कितनी रो है और कितने कॉलम है। और साइज क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट की, जो हम सीरीज बना रहे हैं या डेटा फ्रेम भी बना रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, वो किससे पता चलता है, साइज से। ठीक है, होप याद रहेगा। और ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसी के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये तो इसी पे सॉल्व हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। अ सोशल साइंस टीचर वांट टू यूज पांडा सीरीज टू टीच अबाउट इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड इट्स स्टेट। ठीक है, कि एक साइंस के टीचर है वो क्या करना चाहता है कि इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है और वो कौन कौन से स्टेट में है उसको पढ़ाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ पांडास सीरीज का यूज करके। द सीरीज शुड हैव मॉन्यूमेंट नेम एज वैल्यूज एंड स्टेट नेम एज इंडेक्स। अब उसने सीरीज में क्या किया है, जो मॉन्यूमेंट के नेम है उनको किसकी तरह यूज किया है, वैल्यूज में उसने क्या स्टोर किए, मॉन्यूमेंट, एंड स्टेट नेम एज इंडेक्स। ठीक है, और स्टेट के जो नाम है उसको एज ए इंडेक्स स्टोर किया, अभी अपन ने किया था ना पिछले क्वेश्चन में, सेम उसी तरह। अब वो क्या कर रहा है, चूज द स्टेटमेंट विच विल क्रिएट द सीरीज। अब हमको ये दो चीज तो इतना तो इसने कर लिया। ठीक है, ये 3 लाइन तो है अपने पास, अब हमें बताना है कि चौथी लाइन कौन सी होगी जिससे वो सीरीज बना पाएगा। तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही आसान है, सेम अपन वहीं कर देखेंगे। अब ऑप्शन ए देखिए, आप ऑप्शन में क्या लिखा है, एस इक्वल टू डी एफ डॉट सीरीज। इधर फर्स्ट इंडेक्स में लिखा है मॉन्यूमेंट, जो कि बिल्कुल सही है कि मॉन्यूमेंट उसको किस तरीके से लेना है, वैल्यूज में वो मॉन्यूमेंट ले रहा है, और इंडेक्स में क्या ले रहा है, स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑप्शन सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसने एलियास लिखा है वो क्या लिख रखा है, डीएफ लिख रखा है, यानी कि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसने देखो पांडास एस क्या लिख रखा है अपन ने, एलियास क्या लिखा है पीडी, तो यहाँ पे भी क्या होना था पीडी, क्योंकि हम उसी एलियास का यूज करके कॉल करते हैं हमारे सीरीज फंक्शन को। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे डीएफ है, यहाँ पीडी होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ डीएफ लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन ए क्या है, गलत। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, सॉरी ऑप्शन बी पे। क्या लिखा है ऑप्शन बी, एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, ये यहां तक तो बिल्कुल सही लिखा है। और यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, स्टेट। ठीक है, क्या लिखा है इसने यहाँ पे, स्टेट। तो स्टेट तो अपने को लेना ही नहीं था, स्टेट किस में लेना था हमको, इंडेक्स में। तो क्या हो गया, ये यहीं पे गलत हो गया, और वैसे भी इस तरीके से नहीं बनता है। ठीक है, बट उसने क्या किया, मॉन्यूमेंट्स स्टेट को ही क्या ले लिया उसने, एज अ वैल्यू ले लिया, लेकिन हमको क्या बोला है कि किसको लेना है वैल्यू, मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, तो ये लिखा हुआ मॉन्यूमेंट नेम एज वैल्यू, तो हमें मालूम है कि पहले पैरामीटर में मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा, इसलिए ये तो गलत हो गया क्योंकि इसने पहले पैरामीटर में क्या ले लिया है, स्टेट। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी की तरफ, जिसको अपन बाद में देखेंगे क्योंकि वो सही आंसर है। अब अपन देखते हैं डी क्यों गलत है। डी में लिखा है पीडी डॉट सीरीज, सब कुछ सही है, मॉन्यूमेंट भी सही लिखा है क्योंकि वैल्यूज में मॉन्यूमेंट लेना, और इंडेक्स इक्वल टू स्टेट, ये तो पूरा सही है, फिर क्यों गलत है, फटाक से। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जब भी हम सीरीज और डेटा फ्रेम बनाते थे तो मैं हमेशा एक बात बोलता था मेरी वीडियोस में, और मुझे लगता था कि इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, चाहो तो वीडियोस में देख लेना। क्या कहता था मैं, जब भी सीरीज और डेटा फ्रेम लिखोगे तो सीरीज का एस कैसा रहेगा, कैपिटल, और डेटा फ्रेम का डी कैसा रहेगा, कैपिटल, और फ्रेम का एफ कैसा रहेगा, कैपिटल। ठीक है,
और यही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दीबाजी में कभी भी डी लगा के मत आ जाना है। देखना कि यहाँ पे देखो एस कैसा है, स्मॉल एस है, यानी कि ये क्या है, ऑप्शन गलत है। कौन सा एस आएगा, कैपिटल, ठीक है। बिल्कुल ध्यान में रख लो, मतलब यदि आप पढ़ के भी जाओगे, बिल्कुल 100% भी पढ़ के जाओगे तो भी ये गलती हो सकती है, बड़े बड़े टॉपर से ये गलती हो सकती है, क्योंकि एस और एस में अंतर समझ में नहीं आएगा उस टाइम, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान लगा के देखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो अपन पहला अल्फाबेट तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं एस इक्वल टू, जो कि हमारा सही वाला है। इसमें देखो बिल्कुल परफेक्टली सारी चीज सही है। पीडी डॉट सीरीज सही है, सीरीज का एस भी कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू वाला पैरामीटर है उसमें मॉन्यूमेंट है, और इंडेक्स वाले पैरामीटर में हमने क्या लिया है, स्टेट लिया है, ठीक है। तो ये और स्टेट, ये सब स्टेट लिखा हुआ है, और ये क्या है हमारे पास, मॉन्यूमेंट है, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसका आंसर है हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन सी, जो कि है एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज मॉन्यूमेंट कॉमा इंडेक्स इक्वल टू स्टेट, और जैसा कि वो टीचर करना चाह रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 हमारा क्वेश्चन कहता है, ब्लैंक इज अ साइबर क्राइम इन विच a target or targets are contacted by email, telephone or text message by some posing as a legitimate institution or lure individual into providing sensitive data as a personally identifiable information, banking and credit card details and password। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा ईमेल आता है या फोन आता है या टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम LIC से बोल रहे हैं, हम आयकर विभाग से बोल रहे हैं, हम BSNL से बोल रहे हैं, हम बड़े क्या बोलते हैं, कोई भी एक सरकारी विभाग से बोल रहे हैं या बैंक से बोल रहे हैं, और वो बोलते हैं कि अपना आईडी दे दो, अपना पासवर्ड दे दो, आपका आधार नंबर क्या है, आपका पिन क्या है, और इस तरीके की कुछ चीजें पूछते हैं आपसे। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा फिशिंग के अंदर, PHISHING, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने पार्ट 1 में सारे के सारे ऑप्शन समझा रखे हैं, ठीक है। पहले ग्रेजन बता ही रखा है, खुद की चीज अपनी चीज, दूसरों की चीज अपनी बताना, फिशिंग जो कि आंसर है। साइबर स्टॉकिंग, ये भी इस तरीके की चीजें हैं कि अपन क्या बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं, उस तरीके की चीजें हैं। और हैकिंग हमने मालूम ही है कि किसी की चीजें चोरी करना या किसी का डेटा चुराना, उसको क्या बोलते हैं, हैकिंग। तो अभी तो अपने कंसंट्रेट करना है फिशिंग पे, और जो बाकी का थ्योरी है ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने चैप्टर में, सोसाइटल इम्पैक्ट्स का है ये यूनिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई द कोडिंग फॉर ऑब्टेनिंग दिस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें एक क्या दिया गया है, यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है। कौन सा ग्राफ है ये, लाइन ग्राफ, ठीक है। ये हमने बना रखा है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है कि बताना है कि इस तरीके का ग्राफ बनाने के लिए कौन सी कोडिंग लगेगी। तो ऑप्शन हमने ऑलरेडी दिखा रखा है आंसर। अब देखो समझने वाली पॉइंट, सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना रहेगा, इस तरीके क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा पॉइंट्स कितने हैं, कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ देखो, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, तो पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये, यहाँ पे ये कर्व बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ से बेंड हो रही लाइन, तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये, यानी कि कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 3 एक्स एक्सिस है और 3 वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जब हम ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं तो हमने क्या देखा कि जब हम प्लॉट फंक्शन लिख रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखे हैं और ये वाई एक्सिस के पॉइंट लिखे हैं। तो एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट लिखे हैं और वाई एक्सिस के 2 पॉइंट, यानी कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट्स, एक्स के भी 3 होने चाहिए और वाई के भी, तो ये गलत है, ठीक है। एक्स में क्या है, 1 है, हाँ 1 है एक्स का पॉइंट, 2 है, हाँ 2 भी है, ठीक है। तो 1 और 2 तो है, लेकिन 3 इसमें नहीं दिया। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में कहाँ पे है, ये 3 पे है। इस तरह y का कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट 4 है और दूसरा पॉइंट 5 है, और तीसरा पॉइंट कितना है हमारा पास, 1 है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है, 3 पॉइंट्स होने थे। अब हम जब ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 और 3, एक्स के पॉइंट क्या है, 1 2 और 3, और वाई के क्या है, 4 5 और 11 है क्या। हाँ यहाँ पे एक्स पे देखो 1, ये 1 पे पॉइंट है, हाँ स्टार्टिंग 1, 2 पे है, वो 2 पे भी है एक्स का पॉइंट, 2 पे ये वाला पॉइंट है हमारा, और 3 पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
ये x के पॉइंट। इसी तरह y के पॉइंट्स क्या क्या है, 4, 5 और 1। y वाला पॉइंट देखो 4, ये 4 पे मिला था अपना, पहला पॉइंट यहाँ मीट हो रहा है 4, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये 5 का पॉइंट है y का, और y का तीसरा पॉइंट कहाँ है, 1 पे, ठीक है। और जहाँ x और y मीट हो रहे हैं वहीं पे हमको पॉइंट मिलता है। इतना हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ बनाए हमने मैथ्स में, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम हो अपनी वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ये भी देखो 2 पॉइंट्स वाला है, और ये भी कितने पॉइंट्स वाला है, 2 पॉइंट वाला, इसलिए ये दोनों क्या है हमारे गलत है, सी और डी, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बता ही दिया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स जहां मीट कर रहे हैं वहां से पॉइंट देख के अपन उसका आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको बताना है उसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। टू मेक ए हिस्टोग्राम विद मैटप्लॉटलिब वी यूज द plt.hist फंक्शन। ठीक है, plt.hist फंक्शन का यूज करते हैं, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। हम हमेशा plt.hist फंक्शन लिखते हैं और हमारा ग्राफ बन जाता है, और हमने बनाया भी है, ठीक है। द बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम। क्या बिन पैरामीटर कंपल्सरी रहता है? नहीं, हमको कभी भी बिन पैरामीटर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बिन पैरामीटर को हम अलग से दे सकते हैं जब हमको क्या करना रहता है, वैल्यूज को खुद से डिवाइड करना रहता है। लेकिन यदि हम बिन पैरामीटर नहीं देते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया है थ्योरी पे पढ़ाते समय, यदि बिन पैरामीटर नहीं देते हैं तो वो खुद से वैल्यू के अकॉर्डिंगली खुद ही क्या करता है, वैल्यूज को क्या करता है, इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, खुद से। तो ये क्या होता है हमारा स्टेटमेंट बी, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि क्या कंपलसरी है? नहीं है, कंपलसरी नहीं है। सो इसका ऑप्शन देखो, हम अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। हाँ, क्योंकि plt.h फंक्शन हमको लगता ही है। और दूसरा है स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, बट बी क्या है हमारा, इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब सी ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। सो बिन पैरामीटर क्या होता है, ऑप्शनल रहता है, इसलिए स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। इसने क्या लिख रखा है यहाँ पे, कंपल्सरी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्राफ should be used where each column represent a range of values and the height of the column correspond to how many values are that range। ठीक है, तो हमें मालूम है कि इस टाइप का ग्राफ कौन सा ग्राफ कहलाता है, हिस्टोग्राम। ठीक है, हमने थ्योरी पढ़ रखी है कि कौन सा ग्राफ लगता है जिसमें क्या करता है, जिसकी हाइट रहती है और हाइट में भी जो वैल्यूज रहती है वो क्या कहती है, हाउ मैनी वैल्यूज, मतलब कि उनके इंटरवल्स कितने हैं, उस हिसाब से वो हिस्टोग्राम को बनाते हैं। तो वो हमारा हिस्टोग्राम कौन सा रहता है, ये वाला, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है, हिस्टोग्राम, ठीक है। प्लॉट हमें मालूम है, प्लॉट नहीं होगा। लाइन, लाइन में तो इस तरह की कोई चीज होती नहीं है, कॉलम्स भी नहीं रहते, वैल्यूज भी नहीं रहती। लाइन के केस में एक्स और वाई एक्सिस जहां मिलती है वहां, ठीक है। बार के केस में जो भी वैल्यूज रहती है उसके हिसाब से क्या बन जाते हैं, हमारे कॉलम्स बन जाते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, उसकी हाइट किस पे डिपेंड करती है, रेंज ऑफ वैल्यूज। जैसे मैंने बिन बताया था ना, तो उसी बिन के हिसाब से वो क्या करता है, उनको डिवाइड करता है रेंज ऑफ वैल्यूज को, और फिर उसके बेसिस पे क्या बनता है, हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं 33 पे। क्या कह रहा है, सुहानी इज कंफ्यूज्ड द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट। सुहानी कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मार्केट में। फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स सजेस्टेड अ फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके कुछ दोस्तों ने बताया जो सुहानी के बहुत शुभचिंतक थे कि भाई ये हैं सुहानी, तुम इसमें से कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुन सकते हो। सो अब अपने को बताना है कि हेल्पर इन चूजिंग फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करने में उसकी हेल्प करो। तो ए ऑप्शन है यूबेंटू, ठीक है, अपन ने पढ़ा था। तो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में डाउनलोड करके अपन अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं, चला सकते हैं, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूबेंटू। या अपन लाइनक्स, यदि ऑप्शन होता है यहाँ पे लाइनक्स का तो हम लाइनक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देना पड़ते। जैसे
ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है विंडोज। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप सीडी लेने जाओगे मार्केट में तो 2200-2500 रुपए की सीडी लगेगी, तब जाके आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन सी जो कि मोजिला फायरफॉक्स है, ये किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है। और ब्लेंडर, ब्लेंडर भी इसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स कह रहा हूँ, फ्री नहीं है। ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो यूवेंटो इज द करेक्ट आंसर। और यूवेंटो की जगह यदि आपको एक और मिलता जिसे हम कहते हैं लाइनक्स, तो लाइनक्स भी आप करेक्ट आंसर लगा के आएंगे। ठीक है। और रही बात जो मेन टर्म है वो है फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम या फ्री सॉफ्टवेयर्स वही होते हैं जिनको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और हमें कभी भी उनके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। वो हमेशा कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे। ठीक है। तो उस टाइप का हमारे पास एक ही है यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है यूवेंटो। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू यूज ऑफ ईमेल। कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ईमेल के काम का है, कि ईमेल के यूज के लिए सबसे अच्छा है कि ईमेल से हम क्या करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1 लिखा है कि सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज टू ए क्लासमेट, कि अब आपको ईमेल चलाते आ गया है तो आप अपने जो साथ के दोस्त लोग हैं जो साथ में 12वीं में पढ़ते हैं, आप उनको धमकाओ ईमेल से, उनको क्या करो, धमकाने का काम करो। बम धमाका कर दूंगा मैं तुम्हारे घर, तो स्कूल मत आना, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। क्या ये काम करोगे? ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कहता है इनवाइटिंग फ्रेंड टू पार्टिसिपेट इन स्कूल क्लब और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आप ईमेल करके अपने फ्रेंड को इनविटेशन भेज सकते हो कि स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसमें भाग लेना है, ये काम कर सकते हो। स्टेटमेंट 3 लिखा है आस्किंग योर टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क। अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे मैं ऑनलाइन में क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था, प्लीज सेंड मी होमवर्क, मेरे को आज का होमवर्क ईमेल कर दीजिए। ठीक है। तो ये कर सकते हो। या चौथा स्टेटमेंट रिस्पॉन्डिंग टू अदर फॉरवर्डिंग स्पैम ईमेल, या फिर ईमेल आपके पास आ रहे हैं रोज स्पैम वाली ईमेल, उनको रिप्लाई कर रहे हो बैठ के कि आपकी लॉटरी लग गई, हाँ तो उनको रिप्लाई कर रहे हो। और कोई ईमेल आया, कुछ भी स्पैमिंग ईमेल आया, उनको रिप्लाई कर रहे हो। क्या ऐसा करोगे? सो इसमें से कौन सी दो चीज हैं जो अपने को लग रही हैं कि ईमेल के काम की है? तो वो है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। यानी कि आप क्या करोगे, या तो इनवाइट कर सकते हो फ्रेंड को, ईमेल से हम क्या यूज कर सकते हैं, इनवाइट करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, या फिर आप क्या करोगे, होमवर्क के लिए टीचर से हेल्प मांग सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल। किसी को धमकाने का नहीं, किसी को स्पैम मेल आ रहा है आपके पास तो उसको क्या कर फॉरवर्ड नहीं करने का, ना रिप्लाई करने का। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है। तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि ईमेल से क्या क्या कर सकते हैं। ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल। ठीक है। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, यानी कि उसका ये आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है। और उस सीरीज का नाम क्या है हमारे पास, एनिमल। ठीक है। एनिमल नाम से हम सीरीज बताएं। राइट द आउटपुट ऑफ द कमांड। यदि हम ये कमांड लिखते हैं तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है। तो अब हमें सिंपल सा एक कोड याद करना है। जब हम क्या करते थे, 2 कॉलन के बाद क्या लिखते थे, -1। यानी कि जब भी हमारे पास जो स्टेप है, स्टार्ट एंड और थर्ड, हमारा जो पैरामीटर रहता है वह क्या होता है हमारे पास, स्टेप। ठीक है। तो स्टार्ट और एंड में कुछ भी नहीं है, यानी कि हमको 0 से स्टार्ट करना है और आखिरी तक जाना है। ठीक है। और यदि हम स्टार्ट और एंड देते हैं तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस इंडेक्स से किस तक जाना है, वह हम वहां बताते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि हमको पूरा पूरा जाना है। ठीक है। अब ये जो थर्ड में लिखा है, यहाँ लिखा है -3। अब ये कोड हमने पढ़ा था बहुत पहले, जब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, -1। यानी कि लिस्ट को एक्सेस तो करना है, लेकिन कैसे एक्सेस करना पड़ता था, लिस्ट कह रहा हूँ सीरीज को रिवर्स में। जब हम -1 लिखते थे तो पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाती थी, रिवर्स हो जाती थी। चलो आगे एक बार करके देखते हैं। अपने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है। कंट्रोल Y। ठीक है। ये एक हमारे पास सीरीज है। यदि मैं इसको रन करता हूँ, यदि अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, -1। ठीक है। ये वही कोड है। ठीक है। एक सीरीज है अपने पास। यदि मैं इसमें -1 लिखता हूँ
तो ये जो हमारी सीरीज थी वो कैसी हो गई है, रिवर्स हो गई है। ठीक है, यदि अब मैं इसके ऊपर यदि स्टूड को प्रिंट करा देता हूँ, मैं इसको करता हूँ PRINT प्रिंट, और यहाँ अपन लिखते हैं STUD स्टूड, और इसको मैं यहाँ रन करता हूँ। अब देखो ये जो लिस्ट है ऊपर देखो क्या हो रही है, अकरम, ब्रजेश, चारू, दीपिका, ईरा। ठीक है, ये हमारी लिस्ट थी। अब हमने इसी के बाद जो लाइन लिखी उसमें क्या लिखा है, डबल कॉलन और -1। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारी लिस्ट थी वो क्या हो गई है, रिवर्स में प्रिंट हुई, यानी कि सबसे पहले जो सबसे आखिरी एलिमेंट था वो आया है और सबसे पहला सबसे लास्ट में आया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस होती है जब हम यहाँ पे क्या देते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूं, अब देखो क्या होगा। अब -2 में क्या होता है कि एक्सेस तो हम पीछे से कर रहे हैं, लेकिन स्टेप क्या है, -2, यानी कि दो दो इंडेक्स छोड़ के हमको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और पीछे से, तो पीछे से सबसे पहला तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ईरा तो मिलेगा क्योंकि सबसे लास्ट क्या है हमारे पास, ईरा है। ठीक है, यदि एक काम करते हैं अपन, ये ईरा क्रम को हटा ही देते हैं यहाँ से, तो डायरेक्टली हमको लिस्ट में क्या है, वह मिलेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या मिल रहा है, 0, यहाँ 0 1 2 3 4 के सारे एलिमेंट्स आ गए, और ये जो नीचे आ रहा है वो हमने एक्सेस किया, तो 0 तो आएगा ही क्योंकि 0 हमारा लास्ट में है, तो ये 100 वाला सबसे लास्ट एलिमेंट हमारे पास एक्सेस होके आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स का 56, यानी कि जो हम पीछे से एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे आखिरी एलिमेंट हमारा 56 है। अब इसके बाद हमें दो छोड़ के वैल्यू मिलेगी, यानी कि इंडेक्स नंबर 2, तो ये 4 है या 3 है, 2 है, तो हमको क्या मिलेगा अब 36। तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारे पास क्या आया, 36। ठीक है, इसी तरह इसके बाद फिर एक छूटेगा, फिर ये दूसरा नंबर ये 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 100। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जब हम -2 लिखते हैं तो पीछे से सबसे पहला तो आता ही है, फिर उसके बाद दो छोड़ के आएगा, फिर दो छोड़ के, यानी कि दो दो स्टेप, दो इंडेक्स छोड़ के हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी, यानी कि 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। ठीक है, इस तरीके से हमारे इंडेक्स के हिसाब से हमारी वैल्यूज आएंगी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे -3। ठीक है, जो कि हमारा MCQ में है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्सेस पीछे से ही होगी क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव इंडेक्स है, तो पीछे से एक्सेस करेंगे, लेकिन कितने कितने जाएंगे हम, 3 3 इंडेक्स चलेगी, मतलब 0 है, तो अब अगला इंडेक्स क्या होगा 3, फिर अगला इंडेक्स क्या होगा 6। ठीक है, तो ये 3 की टेबल चलेगी। ठीक है, टेबल से याद रखो 0 से चालू होगी, यदि -2 लिखा है तो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यदि 3 लिखा है तो 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो जो इंडेक्स हैं वो टेबल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब अपन इसको रन करते हैं। अब देखो कितनी वैल्यूज आई हमारे पास, दो ही वैल्यू आई। क्या क्या आई हमारे पास आया, पीछे से सबसे पहला एलिमेंट तो आ गया 56, और 56 के बाद हमारे पास कौन सा लेवल आएगा, फोर्थ नंबर का। ठीक है, कि 3 पीछे जाएंगे तो क्या होगा 1 2 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास 52। ठीक है, यही हमारा क्या है, दो छोड़ के 1 2 और 3, तो तीसरा नंबर 56 से तीसरा कौन सा है 52, और इसके बाद हम तीसरा जा ही नहीं सकते, तो इसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आया 1 और 4। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि क्या यूज है इसका, -3 का, -1 -2, -1 लिखते तो क्या होता, पूरी पूरी लिस्ट हमारी उल्टी हो जाती है, और एक एक एलिमेंट छोड़ के पीछे जाना है तो हमारे सारी एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि हम लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, डबल कॉलन और -1। ठीक है, अब हमें एक एक दो दो छोड़ के जाना है, दो दो छोड़ के एलिमेंट को एक्सेस करना, तो हम क्या लिखेंगे -2। ठीक है, तो हमारे पास दो दो छोड़ के एलिमेंट आएंगे। अब चाहते हैं कि सबसे आखिरी आए, फिर दो छोड़ के तीसरा एलिमेंट आए, फिर दो छोड़ के तीसरा एलिमेंट आए, यानी कि लास्ट एलिमेंट, फिर 1 2 3 थर्ड एलिमेंट, फिर 1 2 3 सिक्स्थ एलिमेंट, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं -3। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो -3 लिखा है, तो लास्ट वाला तो हमारे पास आना ही आना, यानी कि वॉल्व तो हमारे को आएगा लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 2 और 3, तो तीसरे नंबर पे क्या है यहाँ पे बियर। ठीक है, तो वॉल्व आएगा और उसके बाद क्या आएगा बियर, और इसके बाद तो तीसरा है ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट, वॉल्व और बियर वाला। ठीक है, तो वॉल फॉर बियर वाला यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 क्या कहता है,
सहर्ष इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। सहर्ष क्लास 9 का स्टूडेंट एंड इज वेरी फ्रिक्वेंट यूजर ऑफ इंटरनेट एप्लीकेशन। बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज करता है। वन डे ही गॉट एन अनप्लीजेंट मैसेज ऑन हिज इंस्टेंट मैसेंजर। ठीक है, वो इंटरनेट चलाता है, उसके मैसेंजर पे एक अनप्लीजेंट सा कोई सा मैसेंजर आया है। ठीक है, अजीब सा उसको एक मैसेज मिला। व्हाट डू यू थिंक ही शुड डू? उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, कि अजीब गरीब मैसेज आया उसके पास कुछ अजीब सा, तो वो क्या करना? इग्नोर इट एंड स्टार्ट चैटिंग टू समवन एल्स। उसको इग्नोर कर देना चाहिए और किसी और से चैट करने लग जाना चाहिए। दूसरा, रिप्लाई बैक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम इज। उसका रिप्लाई करो, बढ़िया उनसे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। तीसरा, शट डाउन द कंप्यूटर एंड होप दे विल लीव हिम अलोन इन फ्यूचर। और जैसे ही देखा कि भाई अजीब सा मैसेज है, पूरा लैपटॉप शट डाउन करके और बैठ गए बढ़िया। और दे विल लीव हिम अलोन इन फ्यूचर, बंद करके रख दिया और उसको लगेगा कि अब सब कुछ काम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। गो टू हिज पेरेंट्स, टीचर एंड अदर ट्रस्टेड एडल्ट एंड लेट देम नो दैट ही फील अनकंफर्टेबल। और यही ऑप्शन है कि पेरेंट्स के पास जाए, टीचर्स के पास जाए, या कोई ऐसे बड़े व्यक्ति के पास जाए और उनको बताए कि उसे अजीब सा लग रहा है, उसे अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए उसको? उसको ऑप्शन डी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है। तो इग्नोर करेगा, एक इग्नोर करेगा, दो इग्नोर करेगा, तो मैसेज पे मैसेज आते रहेंगे जब तक वो देख नहीं सकता। और मैसेज तो इस तरीके के मैसेज यदि आना रहता है तो फ्रिक्वेंटली वो एक दो मैसेज भेजते रहते हैं। ठीक है, रिप्लाई देम, रिप्लाई तो करना ही नहीं है हमें। कभी भी किसी भी अननोन पर्सन से या किसी भी चीज का मैसेज आता है तो हमें क्या करना है? हमेशा उसको रिप्लाई कभी नहीं देना है। तीसरा, शट डाउन करने से कुछ नहीं होने वाला। फिर से कंप्यूटर चालू करोगे, आपको वो मैसेज वहीं पे मिलेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बंद करने से कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो आपको करना है वो क्या है? पेरेंट्स के पास जाइए, टीचर्स के पास जाइए, या किसी ट्रस्टेड बंदे के पास जाइए जिस पे आप भरोसा करते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग, ठीक है, जिसको नॉलेज है, और उससे बात करिए कि इस तरीके का कुछ मैसेज आया है, मुझे बहुत अजीब से लग रहा है। तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या करता है? व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रिटर्न द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रोज ऑफ pandas डेटा फ्रेम एज्यूमिंग द नेम ऑफ डेटा फ्रेम इज df rent। ठीक है, हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम क्या है? df rent नाम का एक डेटा फ्रेम है, उस ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, df rent नाम से बनाया। अब हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट रो, सबसे पहली रो हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें मालूम है कि फर्स्ट रो का क्या इंडेक्स होता है? जीरोथ इंडेक्स होता है। ठीक है, तो जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हमें पहले तो ऑप्शन देखना होगा जीरोथ वाला। तो df rent ये जीरो नहीं, ऐसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, डेटा फ्रेम के केस में हमें क्या करना होगा? लॉक, जो हमारा लॉक है या आई लॉक है, उन मेथड का यूज करके हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे df.lock लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिया हो गया है? 1 दिया हो गया। 1 किसके लिए रहता है? कॉलम के लिए। ठीक है, बट हमें कौन सा चाहिए? फर्स्ट रो। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? df.loc, और यहाँ पे हमें इंडेक्स में देना पड़ेगा 0, यानी कि फर्स्ट रो एक्सेस करना है। ठीक है, सेकेंड रो एक्सेस करना रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते? df.rent.log1। ठीक है, यानी कि सबसे पहली वाली रो को हम जीरोथ रो बोलते हैं, उसके बाद वाली को बोलते हैं फर्स्ट रो। ठीक है, हमेशा मैंने बताया है कि हर एक गिनती कहाँ से चालू होगी? जीरो में, चाहे सीरीज हो चाहे डेटा फ्रेम हो। तो हमको पहली रो एक्सेस करना तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी, यानी कि df.rent.loc। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिबल मेथड टू मैनेज ई वेस्ट। यदि इमेज है हमारे पास, ई वेस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको फिजिबल मेथड मैनेज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला, रिड्यूस। ठीक है, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, पाउडर बना के या कुछ भी चीज करके हम उसको कम कर सकते हैं, उससे भी हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उनको श्रिंक करके रख सकते हैं। दूसरा, रीयूज। हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उनको यूज कर सकते हैं, उनको सुधरवा के फिर से यूज करना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, रिसाइकिल। हम क्या कर सकते हैं? उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, कुछ भी जो उसके यूजेबल पार्ट्स हैं उनको किसी और पार्ट्स में लगा के हम उनको फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, या उनको पिघला के या किसी भी तरीके से उनको फिर से यूज में ला सकते हैं। तो ये तीनों ही तरीके सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा करेक्ट डी, ऑल द अबव। हम इसमें क्या लिखेंगे?
डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव, क्योंकि हम रिड्यूस करके भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रीयूज करके भी और रिसाइकिल करके भी। ठीक है, आपको ये तीनों आर याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक। ठीक है, लॉक और आई लॉक में क्या अंतर है? सो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, सिंपली मैं बता देता हूँ। जो लॉक रहता है लेवल बेस्ड फंक्शन रहता है। ठीक है, हम जो भी वैल्यू एक्सेस करते हैं हम लेवल के बेस पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, कि उनके इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा आई लॉक। आई से ही समझ में आ रहा है, आई मतलब होता है इंटीजर, यानी कि हम उसको पोजीशन बताते हैं, उनका इंडेक्स बताते हैं कि हमको कौन से पोजीशन की वैल्यू एक्सेस करनी है। तो ठीक है, ये पोजीशन बेस्ड फंक्शन होता है। तो जब भी हमें लेवल के बेस पे वैल्यूज लेनी रहेगी तो हम क्या यूज करेंगे, लॉक। और जब भी हमें इंटीजर बेस्ड या इंडेक्स देके 0 1 2 3 4 देके वैल्यू एक्सेस करना रहेगा तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, आई लॉक। सो इसीलिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें क्या लिखना है इस केस में, सी लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया है, एक कोड दिया गया है और हमको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एनाकोंडा में। एनाकोंडा में ही हम अपन करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 40, और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, कंट्रोल वी। ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, ये। अब मैं इसको यदि रन करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट S1 माइनस S2। ठीक है, पहले तो मैं कोड समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। हमारे पास दो सीरीज दी गई है, S1, ठीक है, और ये S2। ठीक है, दो सीरीज है हमारे पास। अब लास्ट में हमने क्या किया है, S1 माइनस S2, यानी कि S1 सीरीज में से हमने क्या किया है, S2 को माइनस किया है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखे हैं पूरे के पूरे ऑपरेटर्स। S1 माइनस S2 में क्या होगा, जो सीरीज 1 है उसमें से सीरीज 2 घट जाएगा। इस तरह प्लस लिखा होता तो दोनों सीरीज के एलिमेंट्स क्या होते, जुड़ जाते, डिवाइड होता तो डिवाइड हो जाते, और मल्टीप्लाई होता तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है। तो इन सारी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें ऑपरेशन हम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब हम इसमें कर सकते हैं। सिंपली हमको यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिखा तो हमें मालूम है कि दोनों क्या होने वाले हैं, माइनस। अब माइनस किस बेस पे होंगे, माइनस होंगे हमारे इसके इंडेक्स के बेस पे। ठीक है, मतलब दोनों के इंडेक्स सेम होना चाहिए तो ही सब्ट्रैक्ट होंगे, और इंडेक्स जहां भी मिसमैच होगा वहां पे क्या आएगा, हमारा आंसर नॉट अ नंबर, यानी कि उसको दूसरी वाली सीरीज में वह इंडेक्स नहीं मिला है। ठीक है, तो जब भी हमने यहाँ पे लिखा, एक बार मैं S1 और S2 यहाँ पे प्रिंट करके दे देता हूँ आप लोग को, तो और आसान हो जाएगा। मैंने कंट्रोल C किया, इसको किया कंट्रोल V, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, S1 को प्रिंट कर देते हैं, और इसके बाद वाली लाइन में अपन करते हैं S2 को प्रिंट। तो इससे समझने में और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला ये S1 है। ठीक है, S1 में क्या है, UWXYZ, जिसमें 5 6 7 8 10 है, और यहाँ क्या है, ZYAWV। ठीक है, ये दो हमारे सीरीज हैं। अब हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस लिया। ठीक है, यहाँ तक है ये। अब अपन क्या कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। अब देखो ये ऊपर वाले में V है, क्या नीचे वाले में भी V इंडेक्स है, हाँ है। तो ये क्या होगा, V माइनस हो जाएंगे, यानी कि 5 माइनस 6, तो इसका आंसर आएगा -1। तो ये देखो V वाले इंडेक्स पे क्या आ रहा है हमारे पास, -1। अब देखो W ऊपर वाले से मैच करे, इसमें W है, नीचे वाले में भी W है, तो 6 माइनस 4 इज 2, तो W वाले में 6 माइनस 4 ऑप्शन क्या आया, 2 आया। ठीक है, इसी तरह X है, इसमें X है क्या, नहीं है, तो X वाले में क्या आया हमारे पास, नॉट अ नंबर, क्योंकि ऊपर वाले में तो X इंडेक्स है। ठीक है, लेकिन नीचे वाले में X इंडेक्स नहीं है। ठीक है, इस तरह Y, ऊपर वाले में Y है 8, और नीचे भी Y है 6, तो 8 माइनस 6 इज 2। ठीक है, और Z में 10 है, और यहाँ पे क्या है, Z में 8 है, तो 10 माइनस 8 इज 2, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 2। तो Z वाले के केस में हमारा आंसर आ रहा है 8, सॉरी Z है यहाँ पे, और यहाँ 6 है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 10
-2, ठीक है, 10 - 2 इज 8, ठीक है। z में यहाँ 10 इंडेक्स है और यहाँ पे क्या है 2 है वैल्यू, तो 10 - 2 इज 8, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में होप कि हमें क्या करना है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। बस ये याद रखना है कि इंडेक्स बेस्ड सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इंडेक्स बेस्ड सब्ट्रैक्शन, इंडेक्स बेस्ड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इंडेक्स इंडेक्स मिलते हैं, जिन दोनों सीरीज के इंडेक्स सेम रहेंगे वही जुड़ेंगे, वही मल्टीप्लाई होंगे, वही सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जहां मिसमैच आएगा कि ऊपर है नीचे नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है, तो उसकी जगह क्या आएगा NaN, क्योंकि जब नीचे है ही नहीं कुछ तो किसको घटाओगे, कुछ है ही नहीं तो किसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो NaN नॉट अ नंबर वहां पे हमको मिलने वाला है आउटपुट में, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, वी शुड एग्जिबिट प्रॉपर मैनर एंड एटिक्यूटीज वाइल बीइंग ऑनलाइन, चूज द राइट नेट एटिक्यूटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। जब भी हम ऑनलाइन रहते हैं तो हमें कुछ प्रॉपर मैनर या एटिक्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, तो वो कौन कौन सी है। अवॉइड साइबर बुलिंग, हाँ हमें साइबर बुलिंग नहीं करना चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी कमेंट्स नहीं करना चाहिए, हाँ ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, हाँ हमें दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी पर्सनल चीज़ों को, प्राइवेट चीज़ों को ऐसे पब्लिक नहीं करना चाहिए, उससे बिना पूछे फोटो अपलोड नहीं करना चाहिए, उससे बिना पूछे कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सामने वाले की चीज़ों को, इंफॉर्मेशन, डेटा को हमें उससे बिना पूछे कभी भी कहीं पे भी शेयर नहीं करना चाहिए। नो कॉपीराइट वायलेशन, हमें किसी की कॉपीराइट को वायलेट नहीं करना चाहिए, सही बात है। यदि उसकी चीजें हैं उसको कॉपीराइट कर रखा है तो हम उससे बिना पूछे उसकी चीजों को यूज हमारे प्रोजेक्ट्स में, वेबसाइट पे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ही सही है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जो कि है which command will be used to delete 3 and 5 rows of data frame। एक डेटा फ्रेम है, उसकी हमको 3rd रो और 5th रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले तो रो के लिए हमें मालूम है x इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये जो x इज इक्वल टू 1 वाले ऑप्शन हैं ये दोनों तो हमारे गए, ये तो डिलीट हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप 3,5, तो इस तरीके से डिलीट नहीं होते हैं, ठीक है। 3,5 लिखेंगे तो यहाँ से 3 से लेकर 5 तक डिलीट होगा, या ये कोड ही हमारा गलत है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ, जो कि हमारा सही आंसर है। क्या लिखना है, df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप करना है, किस किस को ड्रॉप करना है, 2,4, यानी कि 2 से क्या करना है, 2 को डिलीट करना है और हमारे 4th रो को डिलीट करना है। x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 से जो दूसरा 0 से चालू करके जो दूसरे नंबर पे रो है और जो चौथे नंबर पे रो है, ठीक है। तो 0 से कौन से नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे रो है वो 3rd रो होगी, क्योंकि 0 1 2 यानी कि वो तीसरे नंबर की रो होगी, और 0 से हमारे चौथे नंबर की रो कौन सी होगी, 5वीं नंबर की रो, 0 1 2 3 4, तो वो 5वीं नंबर की रो होगी। इसलिए क्या लिखा गया है, 2,4 और x इज इक्वल टू 0, यानी कि रो वाइज हमको रो डिलीट करना है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा। और यदि आपको डीप में पढ़ना है तो वीडियो डली हुई है कि हम किस तरीके से डिलीट करते हैं, अपने चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि हाउ टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो हमारा कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। इसको मैं चला के ही बताता हूँ, बहुत ही अच्छा कोड है, ठीक है। ये मैंने इसको किया कंट्रोल V, ये किया रन, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, एक इंपोर्ट किया हमने पांडास को पीडी की तरह, ठीक है। एलियास लिया, पीडी डॉट सीरीज क्या है, वैल्यूज इसमें लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, और हमने क्या किया है, एक्सप्लिसिट यानी कि खुद से इंडेक्स दिए हैं, ये सारी वैल्यूज को हमने खुद से इंडेक्स दिए हैं ABCDEF। अब आते हैं मेन कोड की तरफ, उसमें क्या लिखा है, S, और जो इंडेक्स है वो कौन से इंडेक्स, यहाँ हम क्या देते हैं, इंडेक्स देते हैं। इंडेक्स में हमने क्या किया, S%/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी x%2 यानी कि जो भी इंडेक्स है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और जो 0 0 आएगा सिर्फ वही वैल्यू हमारी प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यूज दिए, ठीक है। तो s इक्वल टू s% बाय 2, जो भी हमारी वैल्यू s में है, पहले तो हम देख ले रहे हैं कि s में क्या है। हम s में क्या देखेंगे, s में हमने क्या देखा, a b c d e f है और 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अपन कंट्रोल z करते हैं फिर से, और अब मैं बताता हूँ कि s में तो हमें मालूम है कि वैल्यूज आ गई। अब s% इक्वल टू 0, जो s में वैल्यू है उसमें हम क्या करने वाले हैं, परसेंटाइल 2, यानी कि डिवाइड करने पे जो भी ये क्या करता है, हमें क्या देता है, %2 रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो जब हम ये रिमाइंडर को, जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि हमें मालूम है रिमाइंडर कब 0 आता है, जब वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ऐसे कौन से इंडेक्स हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होने पे 0 देंगे, सीधी बात है जो इवन इंडेक्स होंगे वही हमारा आउटपुट आएगा। ये हमने कोड किस में लिखा रखा है, जब भी हमें इवन नंबर फाइंड आउट करना रहता है उस केस में। तो हमने जब भी इसको रन किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 4 और 6, यानी कि बी डी और एफ, ठीक है। क्यों आया ये, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एस परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0। जब भी हम ये जो एस है, एस में जो भी वैल्यूज हैं उनको 2 से डिवाइड करेंगे और जो इंडेक्स आएगा सिर्फ उसी की वैल्यू हमको मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी इंडेक्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे को किस किस केस में मिलने वाला है 0, जब क्या होगा, 2 इंडेक्स होगा, जब मिलेगा 0 1 2, ठीक है, सॉरी क्लोज, क्या लिखा, जब हमारे पास क्या होगा 0, तो 0 के केस में होगा, तो हमारे पास ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ये वैल्यू है 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2% 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 0, तो उस केस में ये क्या आ गया हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह 3 के केस में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, फिर 4, तो यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई आउटपुट। इसी तरह 6, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 2 4 और 6 वैल्यू आएगी, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। जो भी वैल्यूज हैं सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो क्या होंगी 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ये क्या हमारा इवन वाला प्रोग्राम, इवन ऑड वाला प्रोग्राम बनाते हैं, वही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, रितिका इज ए न्यू लर्नर ऑफ पाइथन पांडास, ठीक है। रितिका एक न्यू लर्नर है, पाइथन पांडास सीख रही है, एंड सी अवेयर ऑफ सम कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, ही हैज क्रिएटेड सम लिस्ट बट अनेबल टू क्रिएट द डेटा फ्रेम फ्रॉम द सेम, ठीक है। अब उसने क्या किया, लिस्ट तो बना ली, लिस्ट तो बनाते आता है हमारे को, रितिका को, ठीक है। अब उसकी हमको हेल्प करना है कि उस लिस्ट से किस तरीके से वो एक डेटा फ्रेम बना सकती है। तो हमने सीख रखा है कि किस तरीके से हम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से क्या बनाते हैं, डेटा फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिख रहा है हमको, इसमें क्या लिखा है, डीएफ, हमने क्या लिखा है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, डी भी कैपिटल है, एफ भी कैपिटल है, और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, किसकी लिस्ट है ये, डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। हमने क्या लिखा है, नेम, ये कीवर्ड दे रखा है, और यहाँ पे ये जो नेम लिखा है ये क्या है, हमारा लिस्ट है। हमने क्या पास करी है, लिस्ट पास करी है, ठीक है। जब ये लाइन हम इसके बाद लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम। इसी तरह यहाँ पे की क्या दी है, phy, और वैल्यू क्या दिखी है, phy, तो ये phy के अंदर क्या है हमारी, ये सारी वैल्यूज हैं। इसी तरह कैम, तो कैम क्या है हमारे पास की, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास chम, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी हम इसके बाद हम यदि ये लाइन लिखेंगे तो हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन जाएगा, और ये सारी वैल्यूज हमारी क्या होगी, रोस और कॉलम के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अब ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे देखो किसी प्रकार का पीडी नहीं लिखा, ना ही डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज किया, यहाँ पे डी लिखा है, बट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही इसने डीएफ में ले रखा है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम डीएफ ले रखा है, नेम नेम पाई पाई ये सब तो सही लिखा है, डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम और उसमें डी को डाल दिया, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है ना। ना ही इसने डिक्शनरी बनाई है, ठीक है, करली ब्रेसेस नहीं लगे हुए हैं, तो सी बी भी रॉन्ग है। इसके बाद सी पीडी डॉट डेटा फ्रेम ये सही लिखा है, लेकिन इस तरीके कोई कोड नहीं है, नेम फिजिक्स और ये केमिस्ट्री लिख दिया है, और कॉलम्स इक्वल टू ये सिर्फ कॉलम के नाम दे दिए, लेकिन वैल्यूज तो कहीं दी ही नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। जो भी ये नंबर्स हैं ये सब कहीं लिखे ही नहीं है,
इसके बाद सी df डॉट डेटा फ्रेम नेम नेम। अब यहाँ पे क्या किया है, जो वैल्यूज हैं वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रखी है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो है, इसको एज अ स्ट्रिंग मानेगा तो ये नेम की वैल्यू नेम ही स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज जो लिस्ट में है वह एज अ उसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे, तो ये बिना इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है वैल्यू, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, वीडियोस में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट 45 का कह रहा है लाइनेक्स MySQL एंड मोजिला फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर कम अंडर ब्लैंक कैटेगरी। ठीक है, ये जो लाइनेक्स है, MySQL और मोजिला फायरफॉक्स, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी, फॉस, फ्रीवेयर और शेयरवेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉस। ठीक है, प्रोप्राइटरी मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, किसी के खुद के। तो ठीक है, जो लाइनेक्स है फ्रीली अवेलेबल नहीं रहते, पैसे देने पड़ते, वो सब प्रोप्राइटरी रहते हैं। सो लाइनेक्स हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, MySQL भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और मोजिला फायरफॉक्स भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए ये कैसा है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इनके सोर्स कोड भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, इसलिए ये क्या है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 अपन ने अभी पढ़ा था, assuming the given structure which command will give the following output। हमें ये जो दिया गया है डेटा फ्रेम, हमको क्या करना है कि ये जो आउटपुट है 3,5 ये कब आता है, तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस किए थे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, df डॉट शेप। जब भी हम df डॉट शेप लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका शेप कि उसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स है। तो इसमें कितना आ रहा है, 3 रोज और कितने कॉलम्स हैं, 5। ठीक है, तो ये रोज और कॉलम के केस में हमारे पास क्या आ गया, ये इसका शेप बताएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0 1 2 3। ठीक है, और ये 5 क्या है हमारे पास, 5 रोज हो गए हैं, 0 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है 3। तो कितने कॉलम्स हैं, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ से 0 से लेगा, तो हमारी गिनती कहाँ से चालू होती है, हमेशा 0 से। तो ये रोज और कॉलम्स के केस में हमारी क्या होगी, हमारी शेप को बताएगा। जब भी हम शेप लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, उस चीज का शेप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने अंदर फंक्शन लिख रखे हैं, इस केस में शेप के अंदर भी डबल पैरामीटर लगाए हैं, लेकिन इस तरीके से हम नहीं देते डबल, क्योंकि शेप क्या है, एक एट्रीब्यूट है, तो हम df डॉट शेप लिखेंगे। ठीक है, साइज से तो हमको उसका साइज मिलता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा df डॉट शेप। वो बताएगा कि हमारे जो ये है डेटा फ्रेम है या कुछ भी है, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 46। तो इस तरीके का आउटपुट के लिए हमको क्या मिलेगा, df डॉट शेप ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कमांड। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस फॉलोइंग कमांड का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो द आउटपुट ऑफ द गिवन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, df1.loc हम एक लोकेशन दे रहे हैं। ठीक है, loc फंक्शन का यूज कर रहे हैं,
यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रोज और कॉलम, ठीक है। यहाँ पे 0 से चालू करा है और क्या लिखा हुआ है, 0th इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे रोज केस में ब्लैंक है, यानी कि ये भी स्टार्टिंग में हो रहा है, और एंड में भी हमने क्या लिखा है, 0 ही लिखा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग क्या हो रही है, 0 पे ही। और हमने क्या किया यहाँ पे, सेल क्या लिख रखा है यहाँ पे, सैलरी नाम के कॉलम में। तो सैलरी नाम के कॉलम में हमारे पास कौन सा ये है, हमने कहा था ना एलओसी में हम क्या करते हैं, एलओसी किस लिए यूज करते हैं, जब भी हमें किस बेसिस पे वैल्यू को एक्सेस करना रहता है, एक लेवल के बेसिस पे। तो हमने यहाँ पे लेवल लिखा है सेल, ठीक है। अब सेल में भी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 0,0, यानी कि 0th कॉलम की 0th वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमने किससे की है, 0 से। तो 0 वाला कौन सा है हमारा, ये कविता वाला लाइन। और कविता वाली लाइन में भी हमको सैलरी में कौन सा चाहिए, 0। तो ये हमारा 50,000 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है 50,000, क्योंकि सैलरी वाले कॉलम में भी हमको फर्स्ट रो में से फर्स्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए 0:0 लिखा हुआ है, इसलिए 0th रो की 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। तो इसलिए हमको जाना कहीं नहीं है, 0 से स्टार्ट करना है और एंड भी 0 पे है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 50,000, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। एक डीएफ नाम का डेटा फ्रेम है। अब हमें आउटपुट बताना है इसका, क्या लिखा हुआ है, df.marks डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी हमारा ये मार्क्स लिखे हुए हैं ये क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। मार्क्स हाफ कैसे होंगे, आउटपुट में देखते हैं कि इसके मार्क्स हाफ हुए हैं 90, NaN और 87। तो ऑप्शन ए में ही ऐसा हुआ है, 90 के कितने हो गए 45, NaN को हाफ करेंगे तो NaN ही रहेगा, और जो उसके बाद वाला है कितना था हमारे पास 87, तो 87 का हाफ हो जाएगा तो 43.5। तो क्या हो रहा है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज में हमने क्या किया है df.marks, तो मार्क्स वाले कॉलम क्या हो जाएंगे, हाफ, ठीक है। तो ये मार्क्स वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज थी वो सारी हाफ हुई हैं ऑप्शन ए में, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट है 49th क्वेश्चन, जो कि है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एट्रीब्यूट एंड मेथड फंक्शन। क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1, एट्रीब्यूट्स ऑलवेज एंड विदाउट पैरेंथेसिस, ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट होता है उसके लास्ट में पैरेंथेसिस नहीं होते, यानी कि राउंड वाले ब्रैकेट्स नहीं होते। ये बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था शेप फंक्शन में, साइज फंक्शन में पैरेंथेसिस लगे हुए थे, इसलिए वो ऑप्शन गलत थे, इसलिए यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट बी, फंक्शन और मेथड कैन नॉट वर्क विदाउट आर्गुमेंट। और जो फंक्शन और मेथड होते हैं, यदि उनके ब्रैकेट के अंदर कोई चीज नहीं दो एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट, तो वह काम नहीं करते, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ फंक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, बिना आर्गुमेंट्स के भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला तो सही है, लेकिन ये जो दूसरा आर्गुमेंट है वो हमारा फॉल्स हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। हमने ऐसी बहुत सी मेथड पढ़ी हैं कि जिसमें हमको बीच में यानी कि एज अ पैरामीटर कुछ पास करने की जरूरत नहीं होती, तब भी वह फंक्शन चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी हम करेंगे हमारे इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है, सिंपली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन 50 to 55, ठीक है। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 6 क्वेश्चन है, उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ, मिस्टर शर्मा इज वर्किंग इन IT कंपनी एंड ही हैज प्रोवाइडेड सम डेटा ऑन विच ही वांट टू डू सम ऑपरेशन। ये कुछ डेटा दिया गया है शर्मा जी को, ठीक है। इसमें क्या बनाया गया है, एक डेटा फ्रेम बनाया गया है, ठीक है, ठीक है, इंडेक्स और वैल्यू। अब उनको क्या करना है, ये डेटा फ्रेम का आउटपुट है। अब हमें क्या करना है, आंसर्स बताने इसके, ठीक है। क्या बताना है, ही वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम विद द नेम स्टूडेंट प्रेम इन द अबव डेटा फ्रेम, चूज द कमांड टू डू। उनको एक नया क्या ऐड करना है, कॉलम। तो हमें मालूम है कि कॉलम किस तरीके से ऐड करते हैं कि डेटा फ्रेम में df.frame और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 89, 90, 76, ठीक है। हमें 3 सब्जेक्ट्स के नंबर डालने हैं, तो हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के नंबर दे दिए हैं, ठीक है। अब और बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है, ये बात हमको यहाँ देखना है।
अब डीएफ, यहाँ पे देखो डीएफ कैसा लिखा हुआ है, कैपिटल में, और यहाँ भी हमारी जो वैल्यू है जो डेटा फ्रेम बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट कैसा है, डीएफ, तो हमारा डीएफ कैपिटल रहेगा। तो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब बचे ये दो ऑप्शन। अब ये दो ऑप्शन क्यों नहीं है, डीएफ डॉट प्रेम, ठीक है, इसमें डीएफ डॉट प्रेम ये तो सही लिखा है, लेकिन इसमें वैल्यू कितनी दे दी है इसने, 4, लेकिन हमें 4 वैल्यू नहीं देना है, हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 3 ही सब्जेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग, क्योंकि सब्जेक्ट 3 है इसलिए वैल्यू भी हमें सिर्फ 3 ही देना है, मैथ, साइंस और हिंदी के लिए, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या है, डीएफ डॉट नेम। अब नेम नाम का तो कोई हमारे पास एट्रीब्यूट है ही नहीं, हमें प्रेम नाम से बनाना था, इसलिए ये नेम भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे को कॉलम नाम प्रेम रखना था, इसलिए ये जो नेम लिख रखा है ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, he want to set all the values to 0 in a data frame, choose the right command to do so। कि हमें सारी की सारी वैल्यू 0 करनी है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम यदि df कॉलन लिख के इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज 0 हो जाती है, ठीक है। हमने पढ़ रखा है हमारे वीडियोस में, सिंपली आपको याद रखना है तो आप याद कर सकते हो कि यदि हम df में क्या करते हैं, कॉलन लिख देते हैं और इक्वल टू 0 कर दे तो हमारी सारी जो वैल्यूज हैं बाय डिफॉल्ट कैसी हो जाती है, 0, ठीक है। बहुत ही आसान है ये। He want to delete the row of science mark, उसको क्या करना है, रो डिलीट करनी है जिसमें क्या है, साइंस के मार्क्स लिखें। तो बहुत ही आसान है, हमने ड्रॉप फंक्शन पढ़ रखा है, df डॉट ड्रॉप साइंस और एक्सिस इक्वल टू 0। मैंने हमेशा बताया कि रो के लिए हमेशा हम कौन सी एक्सिस लेते हैं, 0th एक्सिस, इसलिए जो ऑप्शन ए है एक्सिस इक्वल टू 1 वाला और ये जो एक्सिस इक्वल टू -1 वाले हैं ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा साइंस एक्सिस इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन डी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये क्या किया है, एक्सिस इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू क्या होता है हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसलिए ये यहाँ पे गलत है, यानी कि 0 की वैल्यू किस में जा रही है, एक्सिस में। बट ऐसा नहीं करना हमको, हमें क्या करना है, बताना है कि जहाँ पे एक्सिस 0 है वहां पे क्या करना है, साइंस में साइंस की वैल्यू को क्या करना है, डिलीट करना है, यानी कि जो भी रो है उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो साइंस के मार्क्स हमारे रो में ही लिखे हैं, तो साइंस वाली रो हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कोड इज टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम विच ही वांट टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, चूज द राइट। एक डेटा फ्रेम है उसमें उसको दूसरा डेटा फ्रेम ऐड करना है, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शीट 1 नाम का क्या है, हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, एक सीरीज है, और उससे क्या बनाया उसने, pd डॉट डेटा फ्रेम शीट 1, और हमने क्या किया, s1 नाम का एक डेटा फ्रेम बनाया है, ठीक है। अब क्या करना है, विच ही वांट टू ऐड द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, चूज द राइट कमांड टू डू सो। अब उसको क्या करना है, जो उसने डेटा फ्रेम बनाया है उसमें ये हमारा s1 नाम का जो ये डेटा फ्रेम है उसमें उसको जोड़ना है। तो हमने पढ़ा हुआ है अपेंड मेथड, कौन सी मेथड पढ़ी हमने, अपेंड। अपेंड मतलब उसी के साथ में जोड़ना है, मतलब उसी के नीचे से जोड़ना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपेंड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इंसर्ट से क्या होता है, उसमें इंसर्ट हो जाता है, ज्वाइन भी हो जाता है, ज्वाइन में साइड बाय साइड ज्वाइन होता है, लेकिन जब भी हम अपेंड करते हैं तो क्या होता है, वो उसी में ही ऐड हो जाता है, उसी के नीचे से ऐड होता है, और वही उसको करना है, ही वांट टू ऐड द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, ठीक है, जो भी उसके पास पहले से डेटा फ्रेम है उसमें ही जोड़ना चाहता है, इसलिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, अपेंड मेथड, ठीक है। अपेंड मेथड भी हमने कर रखी है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। हमें देखना है कि इसका कमांड का आउटपुट क्या होगा, इंडेक्स, ठीक है। क्या लिखा है, df डॉट इंडेक्स ए बी और सी, ठीक है। तो ए और बी और सी का क्या होगा, इंडेक्स पे क्या क्या वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज हमको मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, नवीन, रैना, जॉन, रोजा और मन्नत, ए बी और सी, ठीक है। जो भी हमारे वैल्यूज हैं वो क्या हो गई हैं, आप इंडेक्स, वो इंडेक्स के बेसिस पे हमारे क्या हो गए, वैल्यू आ गई है। हमने क्या लिखा है, df डॉट इंडेक्स, यानी कि ए बी और सी पे जो जो हमारी वैल्यूज थी, ठीक है, ए बी और सी पे, यहाँ पे देखेंगे अपन ऊपर जाके क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी और सी पे क्या लिखा हुआ है, मैथ, साइंस और हिंदी। अब हमने कोड में क्या किया है, कोड में हमने किया है df डॉट इंडेक्स ए बी और सी, जो भी हमारा ये है उसका क्या हो जाएगा, जो हमारी रोज हैं उसके इंडेक्स क्या हो जाए,
ए, बी और सी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो मैथ, साइंस और हिंदी लिखा है उसकी जगह हमने क्या किया, खुद से हमारे क्या किए हैं, हमने इंडेक्स दिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और हमारा जो कॉलम था वो हमारा हट जाएगा मैथ, साइंस और हिंदी का। ठीक है, ये भी हमने प्रैक्टिकल में कर रखा है कि जब हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी गिवन इंडेक्स है उसकी जगह हमारे खुद के इंडेक्स देने रहते हैं, तो हम इस तरीके से इंडेक्स दे सकते हैं। तो यही हमने इसमें किया है कि हमने क्या किया, अलग से उसमें इंडेक्स दे रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, df डॉट साइज। और मैंने आपको बता रखा है कि साइज फंक्शन क्यों यूज करते हैं, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूँ, एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, साइज एट्रीब्यूट यूज करते हैं जब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं, चाहे वो सीरीज हो चाहे डेटा फ्रेम में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, मतलब 5 3 जा 15, यानी कि टोटल इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 15। ठीक है, इसमें हम इंडेक्स नहीं गिनेंगे, ये नवीन, रैना, जॉन, रोजा, मन्नत और मैथ, साइंस, हिंदी को नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज हैं वो क्या है, इनके मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 15। ठीक है, इसी तरह सारे एट्रीब्यूट्स आपको याद रखने हैं, साइज, शेप, ठीक है, और जितने भी हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, इंडेक्स, वैल्यूज, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे सेक्शन ए वाले में क्वेश्चन नंबर 3 मेरे गलती से गलत हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मैंने वहां पे पिन कर दिया है, उसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, वहां पे करेक्शन मैंने दिखा दिया। यदि इस वीडियो में भी आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बच्चों का नुकसान नहीं हो। और लास्ट में फिर से बोलना चाहता हूँ कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।